एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अपने फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बताया आपके लिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे मतलब किया जाता है। तो सारी इतनी मैंने गुडविल से रिलेटेड दे दी आपके लिए, आपको जब भी जरूरत हो आप वीडियो को देख सकते हो। और उसके आगे जैसे कि दो पार्टनर थे, टू ओल्ड पार्टनर है और अब एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो इन दो पार्टनर ने, जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने न्यू पार्टनर से डिमांड किया। डिमांड किस चीज का किया था? प्रीवियस चैप्टर में मैं बता चुका हूं आपके लिए कि जो डिमांड किया है वो फर्स्ट डिमांड था आपका कैपिटल का एंड सेकेंड था गुडविल का। और ये दोनों हमने प्रीवियस जो वीडियो है मैंने उसमें अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं। अभी ओल्ड पार्टनर ने नया पार्टनर से तो डिमांड कर लिया, लेकिन जब ये कैपिटल दे रहा है, गुडविल दे रहा है, तो इसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, ठीक है, इसका भी कुछ हक है। तो ये जो नया पार्टनर है ये बोलता है कि भाई मैं आपके लिए कैपिटल दे रहा हूँ प्लस गुडविल का भी अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपकी जो फर्म है ये फर्म 10 साल पुरानी है, 10 इयर्स ओल्ड है, 10 साल तक आपने इस फर्म के लिए चला है। तो इस फर्म की कुछ मशीनरी, कुछ एसेट पुरानी हो गई होगी, तो मुझे उन एसेट और लायबिलिटी की आज के टाइम पर क्या वैल्यू है वो आप मुझे बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओल्ड बैलेंस शीट ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ लायबिलिटीज है, कुछ एसेट है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रेडिटर होगा, बिल पेबल होगा, फिर कुछ जर्नल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अमाउंट होगा एंड रिजर्व फंड, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल तो होगा ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर कुछ एसेट होगी, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, और भी बहुत सारी एसेट होती है, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगा कि किस तरह से रिवैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी ये जो नया पार्टनर आ रहा है उसने बोला कि आपने जो भी डिमांड किया था गुडविल का और कैपिटल का वो तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब वो मेरा डिमांड है कि आज के टाइम पर, क्योंकि आपकी फर्म जो है वो 10 साल पुरानी है, तो काफी एसेट आपकी पुरानी हो चुकी होगी, आज के टाइम पर उन एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या आप मुझे वो बताओ। तो ओल्ड वाले पार्टनर बोलेंगे कि ये तो बहुत चालाक है भाई, ये तो बहुत चालाक है। तो उसे बोलेंगे रुक जा, पहले हमने 10 साल तक मेहनत की, 10 साल तक काम किया है, ठीक है। आपने हमें कैपिटल दिया, गुडविल दिया, लेकिन एक चीज और है, हमारे रिजर्व, पहले हमें अपने रिजर्व बांटने थे। जब हम अपने रिजर्व बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर कितने हैं? सिर्फ दो पार्टनर है, इन्होंने 10 साल तक मेहनत की, तो सारे रिजर्व पर हक किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का ही हक होगा। तो ये सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर आपस में मिलकर बांट लेंगे, जो भी उनका रेशो होगा, जो भी रेशो दिया होगा उनके बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उस रेशो के हिसाब से ये उनके रिजर्व को आपस में बांट लेंगे। फिर बोलेंगे अब ये रिजर्व बांटने के बाद फिर होगा रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन किसका होगा? एसेट का होगा और लायबिलिटी का होगा। पहले तो मैं आपको रिजर्व को बांटने की एंट्री बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। अब ये रिजर्व बटेंगे, लेकिन किसमें बटेंगे? ये ओल्ड पार्टनर में ही बटने वाले हैं, सही है ना, ये ओल्ड पार्टनर में ही बटने वाले हैं। तो इनको बांटने की जो एंट्री है वो ये आती है, अगर आप जर्नल रिजर्व के लिए बांट रहे हो, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन मैं एक एक करके नहीं बांट रहा हूं,
मैं सारे के सारे रिजर्व एक साथ में बांट देता हूं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये एक्स एंड वाई कौन है? ये पार्टनर है, ये पुराने पार्टनर है आपके। तो जो भी आपके रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो गया। आप सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये रिजर्व नहीं दिए हैं, तो भी एंट्री बनती है आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर नहीं लिखना है, पार्टनर के नाम लिखने हैं, ओके। अब ये तो हो गया रिजर्व। अब ऐसा नहीं कि हर साल में प्रॉफिट ही होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर साल में प्रॉफिट होती है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो लॉस कहां पर आता है? ऐसा चार्ट पर दिखाया जाएगा, यहां पर आएगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। अब प्रॉफिट जो थी उसकी एंट्री तो ये थी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन जब लॉस की एंट्री होगी तो क्या होगा? रिवर्स उल्टा हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या क्या आती है लॉस की? ओल्ड पार्टनर मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। ये तो होगी आपकी रिजर्व को बांटने की एंट्री। बहुत इजी है। जब भी आपके लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिए जाते हैं, लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी साइड पर या तो लायबिलिटी रहेगी या तो प्रॉफिट रहेगी, ठीक है। एसेट का जो बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पर या तो एसेट रहेगी या तो लॉस रहेगा। समझ में आया? इसके लिए रब आउट कर दें। आपका रिजर्व का एंट्री हो गई, ठीक है। जितने भी रिजर्व थे पार्टनर ने बांट लिए हैं, जो भी लॉस था वो भी बांट लिया। अगर जो पार्टनर प्रॉफिट का हकदार है तो लॉस का भी हकदार है, तो लॉस भी उसे बांटना पड़ेगा। अब जो नया पार्टनर है, अब वो बोलेगा कि भी अब तो आपने अपना प्रॉफिट जो भी था 10 साल का जो मेहनत था आपका वो आपने डिवाइड कर लिया, बांट लिया, लेकिन अब मुझे आप रीवैल्यूएशन करके दिखाओ, ठीक है। कि भाई रीवैल्यूएशन कैसे होगा और आज के टाइम पर आपकी एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू वो क्या है, आज के टाइम की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि सारी एसेट तुम्हारी पुरानी हो चुकी है और तुम्हारा क्या रिलेशन है लायबिलिटी से वो हमें नहीं पता, तो वो हमें जानना है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? रीवैल्यूएशन करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी को का रिवैल्यूएशन करने के लिए ही बनता है, ठीक है। जो भी एसेट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जो भी एसेट है तुम्हारा रिडक्शन होगा, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। आपकी जो वैल्यू है लायबिलिटी की वो बढ़ेगी या कम होगी तो भी यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है सिर्फ एसेट और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन के लिए है। एसेट बढ़ा या कम हुआ तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी बढ़ा या कम हुआ तो भी यहाँ पर ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सब एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और यहाँ पर आपका इनकम और गेन्स रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट एंड लॉस
इसका नाम है तो क्यों है नाम। तो जो भी लॉस होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्रांजेक्शन देता हूँ जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी of rupees 50,000 is increased up to 70,000। इसका मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू थी मशीनरी की वो पहले कितनी थी, 50,000 थी, लेकिन अब हमने अगर वैल्यू किया उसके लिए तो वो ज्यादा हो गई। ठीक है, ज्यादा वैल्यू हो गई उसकी मतलब कि आपका प्रॉफिट हो गया। सिंपल, प्रॉफिट कहां पर आता है, यहाँ पर आता है। तो जो भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर क्योंकि प्रॉफिट हुई है तो प्रॉफिट यहाँ पर आनी चाहिए क्रेडिट साइड पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको प्रॉफिट किसके ऊपर हुई है, तो आपको प्रॉफिट मशीनरी के ऊपर हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मशीनरी बाय मशीनरी, और यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा 10,000, सॉरी 20,000। ठीक है, सेकेंड वाला लेते हैं। फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000 is decreased by 5,000। जो आपका फर्नीचर था 30,000 रुपए का फर्नीचर था और उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से डायरेक्ट कम हो गई, तो 5,000 से कम हो गई तो आपका लॉस हो गया, क्योंकि फर्नीचर क्या आपका एसेट है। जब जब आपका एसेट बढ़ेगा, एसेट क्या आपकी प्रॉपर्टी है, जब जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी आपका प्रॉफिट होगा, जब जब आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो एसेट क्या आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखते हैं तो जो फर्नीचर था 30,000 रुपए का फर्नीचर था हमारा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। डिक्रीज मतलब कम हो गई, कितने रुपए से कम हो गई, 5,000 रुपए से कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है अब कितनी रह गई, 25,000 रुपीज वैल्यू रह गई। तो लॉस हमें कितने का हुआ, 5,000 रुपए का लॉस हुआ, तो मैं लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा टू फर्नीचर 5,000। ओके, थर्ड लेते हैं, एक क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20,000 is increased up to rupees 25,000। एक हमारा क्रेडिटर था जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी और अब वो वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 25,000 रुपए हो गई। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि जो क्रेडिटर है वो है क्या। क्रेडिटर एक आपका क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब बोरोइंग, तो ये तो कर्जा होता है कंपनी के ऊपर। तो पहले कितना देना था हमें क्रेडिटर के लिए, 20,000 रुपए देना था, और अब कितना देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा कितना देना पड़ेगा, 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा क्रेडिटर के लिए। तो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम देंगे तो हमारा लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए कहां पर रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ये साइड पर। तो यहाँ पर आएगा टू क्रेडिटर, जिसके ऊपर प्रॉफिट है जिसके ऊपर लॉस होता है वही उसी का नाम यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, टू क्रेडिटर कितने हजार का, 5,000 रुपए का। अब यहाँ पर फोर्थ वाला एक लेते हैं, बैंक लोन ऑफ रुपीज 12,000 is reduced up to rupees 10,000। एक हमने बैंक से लोन लिया था, कितने हजार का लोन लिया था, 12,000 रुपए का लोन लिया था।
अब वो 12,000 रुपए का लोन लिया था, अब वो लोन रिड्यूस मतलब कम हो गया, कितने पर आ गया, 10,000 पर आ गया। लोन क्या हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है, 12,000 की, मतलब मैंने अगर 12,000 का लोन लिया तो 12,000 देना पड़ता था, लेकिन अब कितना देना पड़ेगा, अब आपके लिए सिर्फ 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 2,000 रुपया आपका बच गया। तो 2,000 रुपया बच गया, वो आपकी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट यहाँ पर आती है बाय, किसके ऊपर बचा, बैंक लोन, बाय बैंक लोन। ठीक है, अभी इन सिंपल वर्ड में आपके लिए बता दूं कि यहां पर क्या आता है, यहां पर आएगा आपका डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड पर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है, जब जब आपकी वैल्यू ऑफ एसेट कम होगी तो वो डेबिट साइड पर आएगी, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब जब आपकी लायबिलिटी मतलब बोरोइंग जब जब बढ़ेगी तब आपका लॉस होगा। ठीक है, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इसका उल्टा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता आपका इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, जब जब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तब तब आपकी प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट कहां पर आती है, क्रेडिट साइड पर, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड पर मशीनरी के लिए रिकॉर्ड किया। ठीक है, बैंक लोन कितना होगा, बैंक लोन का जो अमाउंट है वो 2,000 है। ठीक है, 2,000 का जो भी डिफरेंस होता है वही लिखते हैं। अभी इंक्रीज इन एसेट, आपकी एसेट बढ़ी तो आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है, अब दूसरा है आपका डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, जब जब आपकी लायबिलिटी कम होगी तब तब आपकी प्रॉफिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, बोरोइंग है, आपका कर्जा जितना कम होगा इतना अच्छा है। अब यहाँ पर बैंक लोन है, बैंक लोन पहले 12,000 देना था, लेकिन अब कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 10,000 देना पड़ रहा है। तो 2,000 जो बचा आपकी प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जब जब आपकी लायबिलिटी कम होगी तब तब आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि प्रॉफिट हो रही है। जब जब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी आपको क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करना है। सेम हियर, जब जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी तब तब आपको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपका लॉस होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर कम होती है आपकी तो लॉस भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो इसीलिए लॉस कहां पर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जब जब आपकी लायबिलिटी, जब जब आपकी बोरोइंग बढ़ेगी, ठीक है, कर्जा बढ़ेगा, तब तब आपका लॉस होगा, और लॉस कहां पर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पर। तो एसेट और लायबिलिटी की वजह से जो भी लॉस होता है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, और एसेट एंड लायबिलिटी की वजह से जो भी प्रॉफिट होता है वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो आगे जो भी एंट्री है बाकी का मैं आगे सारा का सारा एकदम डिटेल में आपको पोस्ट करने वाला हूं, तो आप ये वीडियो देखिए, समझिए जब तक। ओके, थैंक यू सो मच।